Welcome to Alam Academy. How are you, students? Hope you all are fine. Chapter 10 NCERT Mathematics of class 9th, that is circle, is going on. Today we will learn three theorems. आज हम लोग तीन थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी. तीन थ्योरम्स में से दो तो थ्योरम है और एक उसका कन्वर्स है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सबसे पहले जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू कॉर्ड, ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि जो हमारा थ्योरम है वो इसी पर बेस है. तो पहले हम यही चीज समझ लें. सपोज वी हैव अ सर्किल. हमारे पास एक सर्किल है. इट्स सेंटर इज O और कोई कॉर्ड है सर्किल की, से इट्स AB. एक AB कॉर्ड है, सेंटर O है. सेंटर से उस कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, सो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह का होगा. से दिस पॉइंट इज M. सो ये OM हमारा क्या कहलाएगा? OM इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू इट्स कॉर्ड. ठीक है ना? सेंटर से कॉर्ड पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा OM कहलाएगा. OM इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. सो बेसिकली इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. तो ये आपके समझ में आ गया कि क्या मतलब है कि किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके कॉर्ड पर, उसका क्या मीनिंग है. ठीक है ना? तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम पर. फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है इसी परपेंडिकुलर के बारे में वो बात करता है. सो देखते हैं उसके स्टेटमेंट को. थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. क्या कह रहा है, क्या मतलब हुआ? लिख देते हैं पहले स्टेटमेंट. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. समझते हैं कि किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर हम सर्किल के कॉर्ड पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है. बिल्कुल सही समझे आप कि उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है? इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं. सपोज वी हैव अ सर्किल. ये हमारे पास कोई एक सर्किल है, इसका सेंटर O है. कोई एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं. कॉर्ड की डेफिनेशन आपको याद होगी, लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था. कॉर्ड किसको कहते हैं? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो पॉइंट्स को जोड़ती है. तो यहां पर AB एक कॉर्ड है, सेंटर इसका O है. तो थ्योरम के हिसाब से थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है कि अगर हम इसके सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, से दिस पॉइंट इज M. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर देगा. मींस कि ये जो M पॉइंट है, दिस M पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड. मींस AM इज इक्वल टू MB. बात समझ में आ गई? इसको प्रूव करके देखते हैं कि हम प्रूव कैसे करेंगे. जब भी हमें कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन हो, वेदर द थ्योरम और एनी क्वेश्चन, हमें करना क्या होता है? हमें सबसे पहले तो गिवन लिखना होता है. इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कि गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ जो करना है वो लिखते हैं और फिर अपनी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं. गिवन में क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. मींस OM इज परपेंडिकुलर टू
ए बी। गिवन है हमारा ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमारा गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, क्या शो करना है इसमें, टू प्रूव क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पर, इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें मींस ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम एम बी के बराबर होगा। प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दें, मींस ओ ए एंड ओ बी, तो अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ओ ए एम और दूसरा ट्राइंगल ओ बी एम, ओ ए एम ओ बी एम। ठीक है, ये ट्राइंगल है कैसा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि गिवन कंडीशन में दे रखा है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर। ओ एम क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है। तो ये दो हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए एंड राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी, हमें प्रूफ क्या करना है, अपने प्रूफ की तरह देखते हैं। ए एम इज इक्वल टू एम बी लेकर के आना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए, हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें उसमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दे, कॉन्ग्रेंट अगर प्रूफ कर दे तो होगा क्या, सीपीसीटी से उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, मींस इन दो ट्राइंगल को अगर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो ए एम बराबर एम बी हम ला सकते हैं, बिकॉज ए एम और एम बी क्या है, इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो वो कॉन्ग्रेंसी हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में ओ एम तो हमें एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, कॉमन लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम है, और ऐसा क्यों है, बिकॉज ओ एम इज कॉमन। ठीक है, आगे देखते हैं। ओ ए, व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज अ रेडियस। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने रेडियस भी डिफाइन किया था। रेडियस हम किसको कहते हैं, जो सेंटर से सर्किल पर कोई पॉइंट होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और सेम सर्किल की सारी रेडियस इक्वल होती है। यही हम लोगों ने सर्किल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फिक्स पॉइंट से अगर कोई डिस्टेंस लेते हैं और कई सारे पॉइंट्स को आपस में कलेक्ट कर देते हैं जिनका फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होता है, तो वो फिक्स डिस्टेंस ही तो हमारा रेडियस था। तो एक सर्किल की सारी रेडियस इक्वल होती है, हम कह सकते हैं रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ अ सर्किल, इस वजह से ये दोनों बराबर है। तो अब हमारे पास ओ एम और ओ ए आ गया। ठीक है ना, बस हमारे लिए कंडीशन सफिशिएंट है। कैसे, हम लोगों ने जो 5 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस पढ़ रखी हैं, एस ए एस, ए एस, ए एस ए, एस एस एस, और फिफ्थ क्या थी, आर एच एस। आर एच एस क्या था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो राइट एंगल कहां बन रहा है, ओ एम ए बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है। ठीक है ना, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ ए इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, ओ ए इसका हाइपोटेन्यूज है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड उन्होंने क्या पढ़ा था कि अगर हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का और कोई एक साइड, और एक साइड हमारी ओ एम है, तो ये दो साइड्स हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल शो कर दी। इट मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम कह सकते हैं बाय आर एच एस triangle OMA is congruent to triangle OMB। जब ये congruent हो गया तो CPCT से इसके पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि by CPCT corresponding parts of congruent triangle AM is equal to MB, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इस तरह से हमारी थ्योरम फर्स्ट हमने जो पढ़ी ये प्रूव हो गई, प्रूफ। क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन।
इसको आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम पर बात करते हैं। और एनसीईआरटी बुक में इसको थ्योरम 10.3 करके शो किया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज का हमारा जो दूसरा थ्योरम है वो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा उसका कन्वर्स है। अभी हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रूफ माइंड में बैठ जाता है और हम लोग उसका मेन स्टेटमेंट भूल जाते हैं। तो हमको मेन स्टेटमेंट को नहीं भूलना है। वो क्या कहता था कि अगर परपेंडिकुलर से अगर सेंटर से, सर्किल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ करी जाती है जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो वो लाइन सेगमेंट क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर ये स्टेटमेंट? इसको लिखते हैं द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord to bisect the chord, तो वो कैसी होगी, is perpendicular to the chord। तो ये फर्स्ट थ्योरम का जो कन्वर्स है, अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट पढ़ी थ्योरम, फिर से इसको समझ लीजिए कि अगर कोई भी लाइन जो सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ की जाती है जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले इसको फिगर की फॉर्म में लेकर के आते हैं कि सपोज वी हैव एनी सर्किल, इसका सेंटर O है और कोई कॉर्ड हमारे पास है AB। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है सेंटर से, कहां पर, कॉर्ड पर। कैसे करी जाती है, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ड्रॉ कर देते हैं। O से हमने एक लाइन ड्रॉ करी OM, और अब इसने क्या किया, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो होगा क्या कि ये OM जो लाइन ड्रॉ की गई है वो AB के परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम है हमारा। इसको प्रूव करते हैं। तो गिवन हमारा क्या है, अब यहां पर गिवन हमारा बदल गया। इस केस में गिवन है AM इज इक्वल टू MB। पिछले केस में क्या था, ये हमें प्रूफ करना था, और इस बार प्रूफ क्या करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। पिछले केस में ये बिल्कुल ऑपोजिट था, ठीक है ना, ये गिवन में था, ये प्रूफ में था। प्रूफ करते हैं। फिर से हम इसके कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं सेंटर से, ठीक। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, टारगेट हमारा है कि हमें OMAB के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं OM कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन है, एंड OA इज इक्वल टू AB, OA इज इक्वल टू OB। क्यों है ऐसा, बिकॉज रेडियाई ऑफ अ सर्किल, ये हम लोगों ने पिछली बार बात की थी इस पर। और AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये थ्योरम में गिवन है। तो मींस हमने तीनों साइड्स को इक्वल शो कर दिया। हम कह सकते हैं कि बाय SSS congruency rule these two triangles are congruent। by SSS congruency rule हम कह सकते हैं कि these two triangle OMA is congruent to triangle OMB। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कि इसके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ये CPCT से हमने इसको प्रूव कर दिया। अभी हमारा प्रूफ नहीं पूरा हुआ। एक स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल बनता है, 180। तो ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है AMB, तो यहां पर जो टोटल एंगल होगा
ए एम बी 180 होगा। ए एम बी कैसे बना, ओ एम ए प्लस ओ एम बी, तो ओ एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 है, और ये दोनों इक्वल है, तो हम यहां लिख सकते हैं ओ एम बी की जगह पर एंगल ओ एम ए, ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए इज 180, तो एंगल ओ एम ए इज 90, और एंगल ओ एम ए किसके बराबर है, एंगल ओ एम बी के बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने अपना थ्योरम प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब फिर से इन दोनों थ्योरम्स को समझ लीजिए, फर्स्ट इज थ्योरम एंड सेकंड इज कन्वर्स। पहले तो कन्वर्स को समझ लेते। कन्वर्स क्या कहता है, अगर कोई लाइन किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर ड्रॉ की जाती है, और इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मींस बाइसेक्ट करती है, तो वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। और जो थ्योरम हमने पढ़ा था वो थ्योरम क्या था कि अगर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अपना थर्ड थ्योरम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर से हम कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अगर पॉइंट एक हो, सिंगल पॉइंट हो, और हमारा टारगेट हो, हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हमें ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है कि सिंगल पॉइंट सर्किल पर लाई करे, तो हम ऐसे कितने सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स हम ऐसे जितने मर्जी उतने सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हम इनफाइनाइट सर्किल्स ऐसे पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एक पॉइंट सर्किल पर लाई हो जाए, ठीक है। पॉइंट्स को बढ़ाते हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं सपोज, अब हमको ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है कि दोनों पॉइंट सर्किल पर लाई करे, तो ऐसे हम कितने सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसका भी आंसर क्या होगा कि हम जितने मर्जी उतने सर्किल्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर 3 पॉइंट्स है हमारे पास, 3 पॉइंट्स है हमारे पास, 3 पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं, या तो वो एक ही लाइन में होंगे, जिनको हम बोलेंगे कोलीनियर। को का मीन सेम, लीनियर मतलब एक ही लाइन में, तो सेम लाइन में आने वाले पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलीनियर। तो अगर वो एक ही लाइन में है, कोलीनियर पॉइंट्स हैं, तो क्या हम इसे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कि तीनों पॉइंट्स पास हो जाए सर्किल पर, नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम अगर इन दोनों पॉइंट्स को लेना चाहेंगे तो ये तीसरा पॉइंट छूट जाएगा, ठीक ना। तो या तो ये पॉइंट जो थर्ड पॉइंट होगा, अगर कोलीनियर पॉइंट्स हैं तो वो थर्ड पॉइंट या तो सर्किल के बाहर आएगा। सपोज कर लेते हैं अगर हम इन दोनों पॉइंट से कोई सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता, ये पॉइंट फिर अंदर आ जाता। तो तीन कोलिनियर पॉइंट्स की हेल्प से हम कभी भी सर्किल को नहीं ड्रॉ कर सकते। हाँ, अगर करेंगे तो वो जो पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट, वो या तो सर्किल के अंदर लाई करेगा या तो सर्किल के बाहर लाई करेगा, सर्किल पर नहीं आएगा। तो बेसिकली हम जो ये ड्रॉ करेंगे अब सर्किल 3 पॉइंट से, वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, यानी कि एक लाइन में नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए, तभी हमारा सर्किल ड्रॉ हो पाएगा। ये बात आपके इस फिगर से समझ में आ रही होगी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर ले लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सर्किल ड्रॉ कर सके कि वो तीनों पॉइंट सर्किल पर लाई करें। जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उसमें से कोई एक पॉइंट या तो सर्किल के अंदर आ जाएगा या तो सर्किल के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ अ सर्किल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमारे पास जो सर्किल ड्रॉ करना है 3 पॉइंट से, वो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे हम।
हमारे पास ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ गए। तो अब हमको इनकी हेल्प से सर्किल ड्रॉ करना, ये कंस्ट्रक्शन में भी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, इनका कुछ भी नाम लेते, सपोज ए बी एंड सी। अब हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स हमने ज्वाइन किया तो 2 लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गए, एक ए बी है और एक बी सी है। इस ए बी लाइन को अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, आपको मालूम होगा कैसे करते हैं कि हम कंपास लेंगे, कंपास लेकर के कंपास के हम इस पॉइंट पर रख करके हाफ डिस्टेंस से ज्यादा हम आर्क लगा देंगे, और यही काम यहां पर भी करेंगे इसको, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आर्क अगर आया, अब कंपास रहता तो ये आसानी से ड्रॉ हो जाता, तो इसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर दिस लाइन बी। अब हमें बीसी के लिए भी ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अब हम क्या करेंगे, हाफ डिस्टेंस से ज्यादा का आर्क लेंगे, हाफ डिस्टेंस से ज्यादा का आर्क लिया और कट किया, सेम ऐसे कट किया इस पॉइंट से, ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सपोज दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट, जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने कह दिया कि वो हमारा ओ पॉइंट है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, चैप्टर 7 में हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या थ्योरम थी, कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट्स होते हैं, अगर वो किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एवरी पॉइंट ऑन अ perpendicular bisector of a line segment is equidistant from end points of that line segment। क्या मतलब हुआ कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी लाइन के, ये जो लाइन है हमारा, उस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सभी पॉइंट्स इस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। मींस इसका एंड पॉइंट क्या ए बी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसी तरह से यहां देख ले, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये पॉइंट हमारा आया, ये पॉइंट ओ, ये ओ सी ओ बी सब बराबर होगा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब ओ पर हम कंपास रख करके ये डिस्टेंस लेंगे, ओ बी ले ले या ओ ए ले ले या ओ सी ले ले, क्योंकि सब बराबर है। तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। कंपास से ड्रॉ होता तो ये बिल्कुल सर्किल जैसा सर्किल लग रहा होता, ठीक है ना। इसको मान लीजिए थोड़ी देर, दिस इज सर्किल, ठीक। तो बात समझ में आई कि हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्किल हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहां से एक स्टेटमेंट मिलता है, एक हमें थ्योरम मिलता है, वो नोट कर लीजिए। वो थ्योरम क्या कहता है कि अब इन 3 पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, आपने देखा यहां पर कोशिश करके ड्रॉ करके, तो सिर्फ एक ही पास हो सकता है। और यही थ्योरम क्या कहता है कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्किल पासिंग फ्रॉम 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उनसे हम जो सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। यही हमारा थ्योरम कहता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्योरम लिख देते हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन या पासिंग थ्रू गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दिस इज अ थ्योरम, ठीक है ना, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ एक ही सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। और वो आपने देखा भी कि हमने किस तरह से इसको ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस थ्योरम को नोट कर लीजिए। एक ही एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्किल, कोई एक आर्क दिया हुआ है और उस आर्क की हेल्प से हमें सर्किल को कंप्लीट करना है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोई आर्क है, ए बी आर्क, ठीक है। अब इस आर्क से हमें सर्किल को कंप्लीट करना है,
तो अगर हमें इसको सेंटर पता होता है इस आर्क का, तो हम बहुत आसानी से सर्किल को कंप्लीट कर लेते हैं। आर्क होता है क्या है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल, ठीक है ना, आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्किल। हमने आर्क की डेफिनेशन में ये चीज पढ़ी थी। तो अगर हमको सेंटर मालूम होता तो बहुत आसानी से सर्किल को ड्रॉ कर लेते। तो बेसिक हमारा टारगेट क्या है कि हमें इसका सेंटर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा आर्क है जिसका एंड पॉइंट ए और बी है। कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे, सपोज इस आर्क पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हमने लिया डी पॉइंट। अब एंड पॉइंट को इस डी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स आ गई, एडी एंड बीडी। फिर वही सेम प्रोसीजर कि एडी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो वो बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको मालूम है, हाफ डिस्टेंस से ज्यादा लेते हैं। इसी तरह से सेम काम यहां भी करेंगे। और बीडी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बीडी की हाफ डिस्टेंस से ज्यादा लेकर के एक आर्क लगाएंगे और वो बी से लगाएंगे कुछ इस तरह से। और ये जहां पर भी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कट करेंगे से दिस पॉइंट इज ओ, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा सर्किल का। क्यों, क्योंकि वो आपने स्टेटमेंट पढ़ रखा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है लाइन का, उस पर आने वाले सारे पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, यानी कि सेम डिस्टेंस पर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। क्लियर है ये। तो अब हमें सेंटर मिल गया, इसका सेंटर लेकर के हम बहुत आसानी से सर्किल को ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब इस पर चलते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ एक ही इस पर एग्जाम्पल है, तो एक्सरसाइज 10.3 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको बुक्स में आप देख सकते हैं। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल्स। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में 3 पार्ट्स हम बेसिकली कह सकते हैं। पहला है कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल को ड्रॉ करना है। दूसरा है हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो जब हमने डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उसमें कितने पॉइंट्स कॉमन हमको मिलेंगे, दूसरा पार्ट। तीसरा क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हमें कितने मिल सकते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है। पहला पार्ट करते हैं, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल। पेयर मतलब बेसिकली जोड़ा जोड़ा, यानी कि हमको डबल में सर्किल ड्रॉ करना है। एक सर्किल ये हो गया, दूसरा ये सर्किल हो गया। दूसरा पेयर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि वो दोनों सर्किल किसी एक पॉइंट पर कट करे, टच करते हुए चले जाए ऐसे। तो ये क्या है, ये भी ये कॉमन पॉइंट हो गया, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए, ठीक। और तीसरा केस हम क्या बना सकते हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते चले जाए। तब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। तो ये 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल हमने ड्रॉ कर लिए। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल ड्रॉ करने से इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मैक्सिमम ये हो सकता है, या तो वो कहीं ना कट करे, या तो वो सिंगल पॉइंट पर टच करके निकल जाए, या वो आपस में इंटरसेक्ट करें और मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर कट करें। दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। यहाँ कितने पॉइंट है, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। यहां पर कितने हैं, सिंगल पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट। इस केस में सपोज दिस P एंड दिस इज Q, PQ 2 कॉमन पॉइंट्स हैं। ये है 2 कॉमन पॉइंट्स, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट से व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे कोई है नहीं, 0 या 1 या 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्योंकि 2 सर्किल आपस में इंटरसेक्ट ही तो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हमें कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे वो हम कह सकते हैं कि 2 कॉमन पॉइंट्स वी हैव गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स वी हैव फाउंड 2, ठीक है ना। हम लोग 2 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं जब दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसको नोट कर लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का। सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, कोई सर्किल हमको दे दिया गया, कोई एक सर्किल दे दिया गया,
क्या करना है अब इसमें, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। सर्किल तो दिया गया लेकिन उसका सेंटर नहीं बताया गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें कंस्ट्रक्शन करके उसका सेंटर फाइंड करना। बहुत आसान है, हम लोगों ने जो थ्योरम 3 पढ़ा था वहां पर इसका कंस्ट्रक्शन देखा था। कैसे करेंगे, इस सर्किल पर कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, सपोज पॉइंट ए, बी एंड सी, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन नंबर 1 में क्या लिखेंगे, टेक एनी 3 points ऑन अ सर्किल। तो सर्किल पर 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ए बी एंड बी सी। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, ज्वाइन दीज पॉइंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 लाइन सीक्वेंस आ गई, ए बी एंड बी सी। तो ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे और सेम ऐसे ही बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको आता है, लेंथ के हाफ से ज्यादा का हम आर्क लेंगे और सपोज ये हमने यहां पर इस पॉइंट पर रखा और इसको किया इस तरह से, ठीक। पेपर पे आप क्लियरली कर लीजिएगा, यहाँ अगर कहीं आर्क लगा होता कंपास से, ठीक है ना। और दूसरे पॉइंट में यही काम करेंगे, हम हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और उसको कट करेंगे और पॉइंट यहाँ रख कर कट करेंगे, ठीक। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, टेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी। फिर अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा पॉइंट आ गया ओ, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सर्किल का सेंटर होगा। तो यहां पर लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द पॉइंट वेयर these two perpendicular bisectors meet या कट या intersect is the required point, is the required point that is center of a circle। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से फाइंड कर लिया कि एक सर्किल हमें गिवन था कि हम उसका कैसे सेंटर को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 10.3, इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। पहला काम तो हम फिगर ड्रॉ कर लें, 2 सर्किल्स को ड्रॉ करते हैं और इस तरह से कि वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। Suppose this point is O and this point is O dash। 2 सर्किल 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.3 क्या है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो पहले तो 2 सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं और इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज दिस इज अ सेंटर O और कोई एक दूसरा सर्किल है, उसका सेंटर है O डैश। 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर वो कट करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट A है एंड दिस पॉइंट इज B। आगे क्या कहता है, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या है, ए बी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर ले, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, कॉमन कॉर्ड, क्योंकि ये दोनों सर्किल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ए बी पॉइंट ओ सेंटर सर्किल पर भी है और ओ डैश पर भी है, तो ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड। प्रूफ क्या करना है कि जो ओ ओ डैश है, जो सेंटर है, अगर हम उनको
ज्वाइन करते हैं, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी कि अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ए बी जो हमारी कॉमन कॉर्ड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट को नाम एम रख देते हैं। तो हमें जो पहले गिवन है उसको मेंशन करते हैं। क्या गिवन है कि ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड, ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड। प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि ओ ओ डैश लाई कहां पर करता है, इस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मींस दो चीजें हमें प्रूव करनी है, एक कि ए एम इज इक्वल टू एम बी बाइसेक्टर है, और सिर्फ बाइसेक्टर नहीं बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम एंगल देखते, ट्राइंगल्स दो ले लेते हैं। दो ट्राइंगल्स हमारे पास कौन कौन से, ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, रेडियाई ऑफ अ सर्किल, दोनों सेम सर्किल की रेडियस है जिसका सेंटर ओ। और कुछ क्या हमें दिख रहा है, एंगल मींस एंगल क्या, अभी तो हमें कॉमन कॉर्ड जो दिख रही है ए बी ए बी ए बी, लेकिन हमने ट्राइंगल लिया नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। ओ डैश ए और ओ डैश बी को भी ऐसे ही हम इक्वल प्रूफ कर सकते, कह सकते हैं ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियाई ऑफ अ सर्किल है, ठीक है। और हमारे पास क्या चीजें कॉमन है, ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश, ओ डैश हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन है। तो ये एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीटी से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बाई सीपी सीटी एंगल ए ओ डैश बराबर होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे एंगल बी ओ डैश के, ठीक। इसको हम बॉक्स में कहीं बंद कर लेते हैं, ये हमारा आगे यूज होगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी, इसका मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर ले ले तो हम ट्राइंगल ए एम ओ इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात कर लें, ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई है, रेडियाई ऑफ अ सर्किल। और हम क्या कह सकते हैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई है, और कुछ कॉमन दिख रहा है। एंगल हम देख सकते हैं, एंगल हमें दिखाई दे रहा है एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। ये क्यों, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 जो लिखी हुई है
उससे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश से ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ए ओ एम इज इक्वल टू बी ओ एम भी हो गया। तीसरा हमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ओ एम, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। तो यहां पर हमको दिखाई दिया कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस ए एस, तो हम लिख सकते हैं कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हम लेते हैं, ए एम ओ, ट्राइंगल ए एम ओ एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हमें सीपीसीटी से उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ए एम और एम बी के इक्वल प्रूफ करना था, तो यहां से पता लगा ए एम इज इक्वल टू बी एम। एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब दूसरे पार्ट में कुछ टाइम लगेगा नहीं। दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना था, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ। अगर हम ये देखें कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो कितना एंगल बना रही होगी, बिल्कुल सही 180 एंगल बना रही होगी। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, अब ए बी बनी कैसी है, एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ए बी इज अ लाइन, और ए एम ओ प्लस बी एम ओ में एंगल ए एम ओ बराबर बी एम ओ है। क्यों, बाई सीपीसीटी, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ है। तो हम इसमें एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180, और ये लिख भी देते हैं बाई सीपीसीटी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो यहाँ से 2 एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए एम ओ 90 आया, और जो कि बी एम ओ के बराबर है, और ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, 3 थ्योरम्स हमने पढ़े, वो थ्योरम्स आपको याद करने हैं, ध्यान में रखने। उसको अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करते चले, फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी सेंटर ऑफ अ सर्किल से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम नंबर 1 हो गई। दूसरा इसका कन्वर्स पढ़ा था कि कोई ऐसी लाइन सेगमेंट है जो अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, तो वो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर हो जाएगी कॉर्ड के। तीसरा थ्योरम हमने पढ़ा था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल ड्रॉ हो सकता है। ये 3 थ्योरम्स हमने पढ़े थे, उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी इसकी कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे यानी कि एक्सरसाइज 10.4 पढ़ेंगे और उसका इंट्रो पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।